समस्त सुधीजनों को सादर नमस्कार। यह समय हमारी ज्ञान मीमांसाओं के अपूर्व पुनः प्राकट्य का समय है। हमारी ज्ञान मीमांसाओं का पुनराविष्कार किया जा रहा है, नवसंधान और पुनर्नवीकरण भी उनका हो रहा है। कई स्तरों पर भारतीय ज्ञान मीमांसाओं को लेकर के विमर्श किया जा रहा है। जगह जगह चर्चाएं हो रही हैं, चर्चा सत्र हो रहे हैं, कार्यशालाएं और संगोष्ठियां हो रही हैं, सांस्थानिक चर्चाएं भी हो रही हैं। कई कई संस्थाएं हैं। एक संगठित प्रयास भारतीय ज्ञान मीमांसा पर चर्चा का राष्ट्रव्यापी स्तर पर हो रहा है। इसके पीछे एक नवजागरण का भाव है। फिर से भारत जैसे जागा है और नई चेतना आ रही है। सारा विमर्श बहुत अच्छा है और यह भी सत्य है कि भारतीय ज्ञान मीमांसाओं को, ज्ञान परंपराओं को लेकर नवीन चेतना जो छात्र जगत है, युवा वर्ग है, उसमें आ रही है। इसके साथ कतिपय आशंकाएं भी हैं और भी प्रतिपत्तियां भी हमारे जैसे लोगों के मन में हैं। भारतीय ज्ञान मीमांसाओं को लेकर के बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, उनके साथ कुछ सवाल भी खड़े होते हैं। पहला सवाल यह है कि जितना जो कुछ विमर्श किया जा रहा है भारतीय ज्ञान मीमांसाओं को लेकर, वह किस दृष्टि से किया जा रहा है। मुक्तिबोध हिंदी के बड़े कवि थे। कोई कुछ विचार विमर्श करता तो वे उससे पूछते थे कि पार्टनर बताओ तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। तो भारतीय ज्ञान मीमांसाओं के पीछे पॉलिटिक्स क्या है। पॉलिटिक्स एक बहुत व्यापक अर्थ में मुक्तिबोध इस शब्द का प्रयोग करते थे। आशय उनका वही है जो हमारे यहाँ भारतीय ज्ञान मीमांसाओं शास्त्र परंपराओं के संदर्भ में अनुबंध चतुष्टय के विचार के द्वारा बात की जाती है। समस्त शास्त्रों के लिए अनुबंध चतुष्टय निर्धारित होना चाहिए और अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन ये अनुबंध चतुष्टय हैं। सामान्यतया इन पर विचार वैसे भी होना ही चाहिए, पर हमारी शास्त्र परंपरा तो विशेष रूप से आग्रह करती है कि 4 अनुबंध पहले देख लिए जाएं, तब शास्त्र का विचार किया जाए। इस दृष्टि से अनुबंध चतुष्टय विचार भारतीय ज्ञान परंपराओं की अपनी निजी अनोखी विशेषता कही जा सकती है और किसी भी शास्त्र का उपक्रम चारों अनुबंधों या अनुबंध चतुष्टय पर विचार किए बिना नहीं किया जाता। अनुबंध चतुष्टय क्या है? अनु उपसर्ग पश्चात के अर्थ में, बाद के अर्थ में आता है, और बंध जो बांधे रखता है, बंधा हुआ है, वो बांधे रखता है। वे प्रत्यय, वे अवधारणाएं जो कि विषय प्रतिपादन के साथ निरंतर बंधे हुए हैं, अनुवित्त हैं, भिदे हुए हैं, ऐसा कह सकते हैं। वो उसके साथ निरंतर चल रहे हैं, उनको छोड़ दिया जाएगा तो भटक सकते हैं। वे उसके साथ संगति बिठाते हुए चलते हैं। यह इतनी व्यापक और बड़ी अवधारणा है कि केवल शास्त्रों में किसी ग्रंथ के लिए, किसी शास्त्र के लिए, किसी ज्ञान विशेष के लिए अनुबंध चतुष्टय पर तो विचार किया ही जाना चाहिए, बल्कि जो कुछ भी काम हम दैनंदिन जीवन में करते हैं, रोजमर्रा की दुनिया में हम जो कुछ भी सोचते हैं, करते हैं, उसके पीछे भी अनुबंध चतुष्टय, ये चारों अनुबंधों का विचार किसी न किसी रूप में हम करते ही हैं। जाने अनजाने करते हैं, नहीं करते हैं तो करना चाहिए। अधिकारी कौन है, विषय क्या है, संबंध क्या है, प्रयोजन क्या है, ये 4 बातें सोच करके ही किसी काम में हाथ डालना चाहिए। अनुबंध चतुष्टय को देख करके ही जीवन का हर काम किया जाए, ये हमारे आचार्य निर्देश देते हैं। अनुबंधादिकम दृष्ट्वा सर्वम कार्यम यथाक्रमम। अनुबंध को सोच करके, विचार करके ही यथाक्रम किसी भी कार्य को निपटाए। और इसका लाभ क्या होगा? प्रकृतस्यानुवर्तनम प्रक्रांतस्यानिवर्तनम। जो काम हाथ में लिया है वह जारी रहेगा, क्योंकि उसके अधिकारी, उसके विषय, संबंध और प्रयोजन स्पष्ट हैं। और जो जारी रह गया है तो उससे वापस फिर नहीं होगा। उसको पलट करके कोई दूसरा हम ले लें
काम यह भी नहीं होगा, उसका अनुवर्तन सातत्य बना रहेगा। तदनुसार कार्य व्यापार में प्रवृत्ति होती रहेगी, उसमें जो लाभ गिनाए गए हैं यह प्राप्त होते रहेंगे। अनुबंध चतुष्टय भारतीय शास्त्र मीमांसा में इस दृष्टि से एक व्यापक कोटि है, व्यापक प्रत्यय है, जिसको अम्ब्रेला टर्म या परवेसिव कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। यह इतनी व्यापक अवधारणा है और यह किसी विशेष प्रसंग में, किसी विशेष विषय पर, किसी विशेष आयोजन के लिए लागू हो सकता है। हाल ही में दिल्ली में बहुत अच्छी संगोष्ठी आधुनिक संस्कृत साहित्य पर हुई। ऋषिराज पाठक जो संस्कृत के अच्छे कवि और एक अच्छी पत्रिका के श्रेष्ठ संपादक हैं, उन्होंने आयोजन किया। उन्होंने इसका उपोद्घात वक्तव्य दिया संयोजक के नाते। उसका वक्तव्य का शीर्षक ही यह था कि आधुनिक संस्कृत साहित्य के अनुबंध चतुष्टय। तो साहित्य के भी अनुबंध चतुष्टय हो सकते हैं, इसी संगोष्ठी के भी अनुबंध चतुष्टय हो सकते हैं। इसलिए हमारा जो अनुबंध चतुष्टय का विचार है वह हमारी सांसों में रमा हुआ है। एक प्रश्न यह आता है कि अनुबंध चतुष्टय विमर्श जब हम करते हैं और जब हम कहते हैं कि प्रत्येक विषय का, प्रत्येक कार्य का अनुबंध चतुष्टय विमर्श होना चाहिए और अनुबंध चतुष्टय विमर्श हम करने लगते हैं, तो यह पूछा जाएगा कि यह जो अनुबंध चतुष्टय हम करने लगते हैं उसका अनुबंध चतुष्टय क्या होगा, और फिर जो दूसरा अनुबंध चतुष्टय किया जाएगा विचारित, उसका फिर अनुबंध चतुष्टय क्या होगा। तो इस तरह से तीसरा, चौथा और अनंत श्रृंखला अनुबंध चतुष्टयों के विचार की बनेगी। तो मूलक्षय कारिणी अनवस्था हो जाएगी, अनवस्था या अनंत्य दोष फिर वहाँ पर आ जाएगा। इसलिए विचार करना अनावश्यक है। जहाँ यह अनंत या अनवस्था दोष होती है वहाँ विचार नहीं किया जाता। रिडक्शन एट एब्सर्डम दोष के कारण यह आपत्ति यहाँ पर नहीं आती, क्योंकि अनुबंध चतुष्टय अलग से शास्त्र नहीं है, वह पूर्व पीठिका किसी भी शास्त्र की हुआ करती है और उस शास्त्र का जो अनुबंध चतुष्टय है वही अनुबंध चतुष्टय उस शास्त्र के अनुबंध चतुष्टय का होगा। इसलिए अलग से अनुबंध चतुष्टय का अनुबंध चतुष्टय नहीं होता। अब दूसरी बात यह है कि अनुबंध चतुष्टय को यदि हम आज के ज्ञान मीमांसाओं के संदर्भ में लागू करते तो ये बहुत अधिक सार्थक हो सकती थी, ऐसा मुझे लगता है, और इनको हम अधिक कारगर, व्यापक उपादेय बना सकते थे। जैसे कि अधिकारी विचार है, हमारी हर शास्त्र परंपरा में अधिकारी विचार किया जाता है। इसको आधुनिक ज्ञान मीमांसाओं पर यदि लागू करेंगे, आधुनिक विमर्शों पर लागू करेंगे, तो अधिकारी विचार में जो प्रायः सामान्यतया विचार किया जाता है कि जिसको सिखाना है, पढ़ाना है, उसकी अर्हताएं क्या हों, पर यह तो आज कोई विशेष बात नहीं रह गई है। जिसकी जैसी अर्हता होती है वो वहाँ पर प्रवेश पा लेता है। शिष्य कैसा हो इस पर विचार किया जाए, यह अधिकारी विचार के अंतर्गत किया जाता है। मेरी दृष्टि से अधिकारी के अंतर्गत ज्ञान का दाता, ज्ञान प्रदान करने वाला और ज्ञान का ग्राहक दोनों के अधिकार पर विचार करना चाहिए। अधिकार का अर्थ तो राइट नहीं होता है यहाँ पर, और जिस कार्य में दोनों अधिकृत हैं, सिखाने के कार्य में और सीखने के कार्य में, तो दोनों के ही अधिकार का विमर्श होना चाहिए। अधिकारी विचार के अंतर्गत दोनों अधिकृत हैं या नहीं, जिसको हम ज्ञान का प्रदाता या गुरु कह रहे हैं वह विशेषज्ञ है या नहीं, अधिकृत है या नहीं, यह पहले देखा जाना चाहिए। यह कम देखा जाता है। और जिसको ज्ञान दिया जा रहा है वह कितना अधिकृत है, वह तो आएगा ही तब जब उसकी जिज्ञासा होगी। तो जिज्ञासा होनी चाहिए और सीखने की इच्छा होनी चाहिए। इसलिए अधिकारी विचार पर परिष्कार किया जा सकता है, विषय पर भी परिष्कार किया जा सकता है। विषय तो कई हो सकते हैं, भारतीय ज्ञान मीमांसाओं के अनंत विषय हो सकते हैं, पर भारतीय ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत विषय विचार जब हम करते हैं तो कोई विषय ही ऐसा लगता है कि नहीं सूझता है हमारे आयोजकों को,
और जहाँ देखो वहीं भारतीय ज्ञान मीमांसा पर संगोष्ठी हो रही है। भारतीय ज्ञान मीमांसा में 1000 विषय हो सकते हैं, उनमें से किसी एक पर कर लीजिए, लेकिन सर्वत्र भारतीय ज्ञान मीमांसा पर संगोष्ठी होगी ऐसा घोषित करके भारतीय ज्ञान मीमांसा पर संगोष्ठियाँ हो रही हैं, आयोजन हो रहे हैं, व्याख्यान हो रहे हैं, क्योंकि ऊपर से कहीं निर्देश आ गया कि भारतीय ज्ञान मीमांसा का रव गूंजना चाहिए, भारत की ज्ञान मीमांसा का। तो इसलिए उसके आगे कहीं कहीं कुछ जोड़ देते हैं, भारतीय ज्ञान मीमांसा अमुक परिप्रेक्ष्य में, अमुक संदर्भ में इत्यादि जोड़ देते हैं, पर और कुछ नहीं उसमें। क्या हमें विषय ही नहीं सूझ रहे हैं? अनंत शास्त्र परंपराएं हैं हमारी, उनमें से कोई एक शास्त्र लेते, उस पर गहराई से विमर्श करते, तब तो भारतीय ज्ञान मीमांसा पर सार्थक चर्चा होती। और जिन विषयों पर बहुत चर्चा हो रही है वो पिटे पिटाए विषय हो सकते हैं, उन पर बार बार वही चर्चा होती है। भारतीय ज्ञान परंपरा में विज्ञान, उसमें हमारे पास यह भी था, यह भी था, यह भी था, यह बता दिया जाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में अद्वैत वेदांत, उसमें अद्वैत वेदांत विश्व का सबसे बड़ा दर्शन है, हमने अद्वैत वेदांत संसार को दिया है, अद्वैत का दर्शन हमने संसार को दिया है, ऐसा बता दिया जाता है। तो यह लगातार कुछ की धुलाई पिटाई पिष्ट पेषण होता रहता है, उससे हासिल क्या होगा, यह प्रश्न आता है। क्या केवल गुणगान करने से भारतीय ज्ञान मीमांसाओं पर विमर्श हो जाएगा? यह प्रश्न किया जाना चाहिए। और भारतीय ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत बहुत सारे विषय जो छूट गए हैं उन पर विचार क्या हो रहा है। प्रातिशाख्य एक बड़ा क्षेत्र है, शिक्षा ग्रंथ एक बड़ा क्षेत्र है, वाक्य पदीयम एक महाग्रंथ है जिसको कि संसार के दार्शनिक स्वीकार करते हैं कि भारत का बड़ा योगदान है। व्याकरण दर्शन और भाषा विचार यह प्रातिशाख्यों में, शिक्षा ग्रंथों में और वाक्य पदीयम जो भर्तृहरि का है उसमें है, पर उस पर तो चर्चा विशेष नहीं हो रही है। जिन बातों को हम अपनी ज्ञान मीमांसा की अनोखी विशेषता कहकर बता सकते थे उन पर उतनी चर्चा नहीं हो रही है। नाट्यशास्त्र भी उसी प्रकार का एक शास्त्र है जो कि अद्वितीय वैशिष्ट है हमारी ज्ञान परंपरा का, उस पर चर्चा उतनी नहीं हो रही है। क्योंकि अद्वैत का दर्शन तो अनेक देशों की प्राचीन परंपराओं में रहा है। ग्रीक फिलासफर्स या ग्रीक दार्शनिक ग्रीस देश के, वे भी लगभग उस प्रकार की बातें करते हैं। अरस्तु के पहले के कुछ ग्रीक दार्शनिक जो बातें उपनिषदों में हैं, और उनमें से कौन पहले है कौन बात का है कहना बहुत कठिन है। तो हमारा अद्वितीय योगदान अमुक अमुक रहा है ऐसा हम जब डिंडिम घोष करते हैं या नगाड़े की चोट पर घोष करते हैं, तो क्या अन्य देशों की जो सारी परंपराएं हैं उनको हमने जान लिया है कि उनमें तो कहीं ये बातें नहीं पहले कह दी गई हैं? यह एक दूसरी सीमा हमारी भारतीय ज्ञान मीमांसा के विमर्श की हो जाती है। और विषय विचार के पश्चात संबंध की अवधारणा पर भी विचार किया जाना चाहिए। और संबंध से आशय आज के संदर्भ में बहुत व्यापक रूप में ग्रहण करना मैं उचित समझता हूँ। हमारे समाज से इस पूरी ज्ञान मीमांसा का संबंध किस तरह से जुड़ रहा है, समाज के लिए यह सारा विमर्श क्या दे रहा है, समाज इससे क्या हासिल कर रहा है। जिन्होंने निर्देश दिया है कि भारतीय ज्ञान मीमांसा पर विचार कराया जाए उनको कुछ हासिल हो रहा होगा, जो विचार कर रहे हैं उनको कुछ हासिल हो रहा होगा, लेकिन उसके बाहर जो समाज है उसको क्या हासिल हो रहा है, हमारे जीवन में किस रूप में यह विमर्श फलवान होगा, इस पर विचार किया जाना चाहिए। इसी के साथ प्रयोजन का विचार जुड़ा हुआ है। सारे इस विचार विमर्श का प्रयोजन क्या है, भारतीय ज्ञान मीमांसा हम किस प्रयोजन से करते हैं? यदि हमारी जो ज्ञान परंपरा है उसकी दृष्टि से विचार किया जाए तो ज्ञान का प्रयोजन क्या है? ज्ञान का प्रयोजन तो मुक्ति है, मोक्ष है,
तो ज्ञान मीमांसाओं पर जितना विमर्श हो रहा है, क्या वो मुक्ति के लिए हो रहा है, क्या वो मोक्ष के लिए हो रहा है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। हमारे यहाँ तो ज्ञान का लक्षण यही किया गया है, मोक्षे धीर ज्ञानम। मोक्ष में बुद्धि जब लग जाए तो उसको ज्ञान कहते हैं। और विज्ञानम शिल्प शास्त्रयोः, शिल्प और शास्त्र का जो विचार है वो विज्ञान के अंतर्गत होता है। तो कभी कभी ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत विज्ञान का विचार हो रहा है, पर ज्ञान जिसको कहा है उसका स्वरूप पहले जाना जाए, फिर ज्ञान मीमांसा पर बात की जाए। तो ज्ञान क्या है, इस पर बात की जानी चाहिए थी। ज्ञान हम किसको कहते हैं? जो मूलभूत प्रश्न है उनको विचार किए बिना क्या हम ज्ञान मीमांसा पर बात कर रहे हैं, और बड़ा विमर्श हम करते चले जा रहे हैं। बिना अनुबंध चतुष्टय पर विचार किए हुए हम विमर्श कर रहे हैं। जिस विषय पर हम विचार कर रहे हैं उसके शीर्षक में ये शब्द क्यों है, यह हम विचार करते हैं या नहीं करते हैं। उपनिषदों में पराविद्या और अपराविद्या कहते हैं, तो पराविद्या ही ज्ञान होती है। जितनी ज्ञान मीमांसा है उसमें क्या पराविद्या पर विचार होता है? और यदि नहीं होता तो इष्टापत्ति हो जाती है, आप ज्ञान मीमांसा कर रहे हैं पर आप ज्ञान मीमांसा नहीं कर रहे हैं, यह आपत्ति आ जाती है। दूसरा प्रश्न, भारतीय ज्ञान मीमांसाओं पर सारा जो विमर्श हो रहा है उसके संबंध में यह उठता है कि क्या इसके पीछे कुछ पूर्व निर्धारित मान्यताएं हैं? क्योंकि कोई उपक्रम हम करते हैं तो कुछ मान्यताएं हमारी हैं कि हम ये ऐसा हम मानते हैं इसलिए हम ये विचार कर रहे हैं। तो यह प्रश्न उठता है कि क्या हम ये मान कर के चलते हैं कि हम विश्व को ज्ञान दे सकते हैं, इसलिए हम भारतीय ज्ञान मीमांसा पर विश्व के लिए विचार करेंगे। इससे केवल भारत के ही लोग नहीं बल्कि संसार के लोग लाभान्वित होंगे और वो स्वीकार करेंगे हमारा दाय, हमारा अवदान। अब इसमें प्रश्न आता है कि भारतीय ज्ञान मीमांसाओं को लेकर के मैं स्वयं बहुत अज्ञानी प्राणी हूँ। भारतीय ज्ञान मीमांसा, ज्ञान परंपराएं, शास्त्र परंपराएं हमारे देश की ये महासागर हैं। उनकी कुछ बूंदें मान लीजिए कि मुझ पर पड़ी हैं और इसलिए अपने अज्ञान के कारण मैं पूछ सकता हूँ कि क्या वैश्विक स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी बड़ी गहरी जिज्ञासा है कि भारतीय ज्ञान मीमांसा पर ज्ञान हमको दीजिए। शास्त्र विचार विमर्श तभी किया जाता है जब गहरी जिज्ञासा हो। यह भी हमारे शास्त्र का अनुबंध है। शिष्य, अधिकारी जो शिष्य उसके भीतर जिज्ञासा तो होना ही चाहिए। तो बिना उसकी जिज्ञासा के क्या हम दे रहे हैं? डिमांड और सप्लाई का सिद्धांत माना जाता है, तो डिमांड नहीं है अगर, तो हम किसके लिए क्यों मीमांसा कर रहे हैं? यह जब मैंने कहा कि मैं अज्ञानवश यह सवाल कर रहा हूँ, तो यदि कोई कहे कि ठीक है आप अज्ञानी हैं तो हम आपको बता देते हैं हम ज्ञानी हैं, तो उसके उत्तर में मैं कह सकता हूँ कि मैं आपसे तो बहुत ज़्यादा जानता हूँ। मैंने अपने जीवन के 72 वर्ष शास्त्र अध्ययन करने में, विद्या अध्ययन में लगाए। फिर भी मैं कहता हूँ कि मैं अज्ञानी प्राणी हूँ, क्योंकि शास्त्र अपार क्षेत्र है, उसका कुछ हिस्सा मैं जानता हूँ। जो लोग बातें कर रहे हैं कि हम बताएंगे आपको, वे मुझसे कम जान रहे हो सकते हैं, उनसे मैं ज़्यादा जान रहा हो सकता हूँ। इसलिए भारतीय ज्ञान मीमांसा को लेकर के यदि प्रश्न मैं उठाता हूँ तो उठाता इसलिए हूँ कि मैं कुछ जानता हूँ। जो जानता है वही प्रश्न भी उठा सकता है। जो कुछ भी नहीं समझ रहा होता है वह मान लेता है, तब वह हमें ज्ञान देने लगता है कि हम आपको बताते हैं कि भारत जगत गुरु रहा है, भारत में यह सब था, यह सब था। यह तो सब पहले से दिमाग में भरा हुआ है, हमने अर्जित नहीं किया है इसको अपने
संस्कारों से, अपने विमर्श से, अपने तर्क से, इसलिए उस पर तो कोई विमर्श नहीं बनता है। और पूरी भारतीय ज्ञान मीमांसा पर जितना जो कुछ विमर्श हो रहा है, उसमें एक सवाल ये आता है कि उसमें सवालों के लिए गुंजाइश कहाँ है, उसमें शंकाएं उठाने वालों के लिए, प्रश्न उठाने वालों के लिए अवकाश कहाँ है। यदि कोई पूछता है कि आप किसके लिए, क्यों, किस प्रयोजन से ये सब कर रहे हैं, तो उसके सवाल पर विचार करने के लिए गुंजाइश कहाँ है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ज्ञान को अर्जित करो, प्रणिपात श्रद्धा, गुरु के प्रति श्रद्धा के कारण, लेकिन परिप्रश्न के द्वारा, क्रॉस क्वेश्चनिंग के द्वारा उसको अर्जित करो। तो यदि विमर्श हो रहा है तो उस पर तो प्रश्न उठेंगे। यदि कुछ सीखा है मैंने तो फिर उस सवाल मैं करूँगा, कुछ सीखा होगा तभी सवाल मैं कर पाऊँगा। इसलिए जो सवाल करता है तो उसके सवाल सुने जाने चाहिए। शंकाएं यदि उठाई जा रही हैं तो उन पर विचार किया जाना चाहिए। कभी कभी उल्टा होता है कि जो शंकाएं उठाता है उसको मान लिया जाता है कि वह तो समाज का शत्रु है और अमुक अमुक देश से मिला हुआ होगा, अमुक षड्यंत्र में सम्मिलित होगा। ये वे लोग मानते हैं, ऐसा वे समझते हैं जो कि ज्ञान मीमांसा कुछ नहीं समझते हैं, जो कि परंपरा कुछ नहीं समझते हैं, जो कि देश क्या है उसको नहीं जानते हैं, उनको देश से कुछ लेना देना है भी नहीं। वो अपना उल्लू साध रहे होते हैं, वे जानते हैं फिर भी जानबूझ करके उपक्रम करवाते हैं और विचार भी करवाते हैं। उदाहरण के लिए यह मानकर के यदि भारतीय ज्ञान मीमांसा का सारा विमर्श होता है कि हम जगत गुरु थे, जगत गुरु रहे हैं, और बीच के किसी काल में जो कि कदाचित जो कि उनके हिसाब से हमारी दासता का काल था, उसको छोड़ करके हम जगत गुरु अब हैं और फिर हो सकते हैं, यह एक मान्यता है। अब इस पर प्रश्न उठाया जा सकता है कि हम जगत गुरु कैसे थे। क्या किसी ने कहा, हमारे किसी प्राचीन ज्ञानी ने, ऋषि महर्षि ने कहा कि हम जगत गुरु हैं, हमसे सीख लें, ऐसा तो कहा है मनु ने, पर हम जगत गुरु हो गए हैं ऐसा उन्होंने नहीं कहा। वो भी एक सीमित परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा था कि इतना इतना आर्यावर्त है, उस आर्यावर्त से सीख लें, बाकी लोग वो उतना ही क्षेत्र है। तो बड़ा सीमित विचार था, यदि कहीं मनु में आया भी है, पर तदतिरिक्त किसी ने कहा हो कि हम जगत गुरु रहे हैं, किसी ऋषि मुनि ने, किसी ज्ञानी ने, ऐसा मुझे नहीं है। मैं अज्ञानी हो सकता हूँ तो मुझे बता दिया जाए कि जगत गुरु, हमारे सारे देश के जगत गुरु होने का उद्घोष क्या कहीं पहले 18वीं सदी के पहले प्राप्त होता है। 18वीं सदी के बाद जो औपनिवेशिक दौर आया उसमें तो बहुत सारी बातें हमको बताई गई। उसमें कहा गया कि आप लोग अध्यात्म के देश हैं, आप लोग धर्म के देश हैं और आपने विश्व को ज्ञान दिया है। तो हमने मान लिया कि हम जगत गुरु थे एक ज़माने में। अब हम इस समय बहुत ही हीन दीन दशा में हैं, लेकिन एक समय हम जगत गुरु थे। ये दोनों ही बातों पर सवाल उठ खड़े होते हैं। क्या हम दीनहीन हो गए अब, और क्या पहले ही हम सब कुछ सर्वंकष वर्चस्व वाले, प्रभुत्व वाले सचमुच में थे? यह प्रश्न उठाया जाता है। इसको विचार पूर्वक सत्यापित करके प्रमाणों से बताया जाए, क्योंकि मान लेने से तो नहीं हो सकता है। प्राक अवधारणाएं, पूर्व स्वीकृत अवधारणाओं के कारण इस पर आपत्ति इसलिए आती है कि जो हम जगत गुरु थे ऐसा कह रहा है, उसने अपने लिए मान लिया है, और किसके हम जगत गुरु हैं वह नहीं बता रहा है, या तो बता रहा है तो जिसको बता रहा है उसने क्या मान लिया है। हम जगत गुरु थे तो शेष जगत के हम गुरु रहे और हैं और हो सकते हैं। तो शेष जगत ने क्या मान लिया है कि भारत हमारा गुरु पहले भी था, अब है और या हो सकता है। शिष्य जब तक यह न कहे
कि ये मेरे गुरु हैं, तब तक गुरु शिष्य संबंध तो नहीं बनता है। केवल गुरु ही कहता रहे कि मैं गुरु हूं और ये मेरा शिष्य, और शिष्य स्वीकार न करे, तब भी गुरु नहीं होता। गुरु के गौरव की क्षति ही उससे होती है। हमारे ऐसे कई गुरु मिले जो बहुत कहते थे कि मैंने इसको पढ़ाया, मैं इसका गुरु हूं, लेकिन मैं नहीं मान पाया कि ये मेरे गुरु हैं। मैंने नहीं माना, तो संबंध तो नहीं बन पाया, क्योंकि नहीं कुछ सीखने को मिला। सचमुच में जिनसे सीखने को मिला उनको तो मैं गुरु मानता हूँ, मानूंगा। जिससे सीखने को मिला उसके प्रति गुरु होने का भाव रहेगा, उसके प्रति शिष्यता का भाव रहेगा, और जिससे नहीं मिला उसके प्रति नहीं रहेगा। तो एक तरफा संबंध नहीं है कि गुरु कहे कि मैं इसका गुरु हूं, ये मेरा शिष्य है, और शिष्य न मान पाए, न माने। शिष्य तो तब मानेगा जब उसको विश्वास हो जाए कि हाँ सचमुच में इन्होंने मुझे कुछ प्रदान किया, तब तो मान ही लेगा, सच्चा यदि शिष्य है तो। तब ये जो एक तरफा दावा है, इस पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि इस पर इसलिए शंका होती है कि जगत गुरु शब्द का तो बड़ा दुरुपयोग होता है। हमारे यहाँ कई लोग जगत गुरु हो जाते हैं। कुछ दिन पहले तक अवैध धंधे करता था, अब किसी पीठ में पीठ का पीठाधीश्वर बन करके बैठ गया और जगत गुरु उसके नाम के पहले जुड़ गया। ऐसे जगत गुरु हैं। उन्हीं में कुछ पीठाधीश्वर सचमुच में बड़े ज्ञानी हैं, उनके नाम के पहले भी जगत गुरु लगाया जाता है। आचार्य शंकर, आद्य शंकर के नाम के पहले भी जगत गुरु लगाया जाता है। उनको जो जिनकी आस्था है, जिनकी श्रद्धा है, वो ईश्वर भी मानते हैं। रामानुज को भी ईश्वर मानते हैं, शंकर को भी ईश्वर मानते हैं। तो आस्था और श्रद्धा का प्रश्न अलग होगा। जहाँ हम ज्ञान मीमांसा कर रहे हैं वहाँ तर्क से प्रमाण प्रतिपन्न बात करना होगी। तब प्रमाण से तो यही कहा जाएगा कि गुरु शिष्य होने का जो संबंध है वह एक तरफा संबंध नहीं है, दुतरफा संबंध है। तब किसी व्यक्ति को जगत गुरु घोषित कर देने से, किसी देश को जगत गुरु घोषित कर देने से वह व्यक्ति और वह देश जगत गुरु नहीं हो जाता है, जब तक कि जो दूसरा पक्ष है वह न कह दे कि ये जगत गुरु हैं। कभी कभी किसी बड़े ज्ञानी को, बड़े संत को, महात्मा को, दार्शनिक को जगत गुरु कहा जाता है, लेकिन वो उसके संप्रदाय के घेरे के भीतर ही जगत गुरु रहता है। उसके बाहर तो जगत गुरु नहीं मानते, नहीं तो उसका खंडन, उसकी निंदा क्यों करेंगे। शांकर वेदांत का मध्व इतना प्रबल खंडन क्यों करेंगे, उन्होंने तो नहीं मान लिया है। उसको जगत गुरु भारत में ही, अन्य संप्रदायों में नहीं माना, तो उस उतने संप्रदाय के भीतर ही वह जगत गुरु है, उतना ही जगत है। तो जगत का स्वरूप बदल जाएगा कि हमारे मठ के भीतर जो दुनिया है वही हमारा जगत है, उसमें गुरु है तो जगत गुरु है। उसके हिसाब से आप जगत गुरु मान करके प्रसन्न होइए, उनकी पूजा भी करिए। लेकिन हमको निर्धारित करना पड़ेगा कि जगत क्या है। तो जगत हमारे लिए तो फिर संसार के सारे देश, एक विश्व संस्कृति, पूरा विश्व जिसको हम आजकल कहते हैं, उसको मान करके चलेंगे तो वो जगत का आशय वहाँ कुछ भिन्न हो सकता है। जिन लोगों ने बड़े दार्शनिक को, बड़े ज्ञानी को जगत गुरु कहा है, उनका ये आशय नहीं रहा कि ये फला फला उनका दर्शन जो है वह दक्षिण अफ्रीका के नाइजीरिया में भी ज्ञान करा रहा है और मेक्सिको में भी ज्ञान करा रहा है, और सारे देश में आगे चल के भी अभी नहीं करा रहा है तो करेगा, इस दृष्टि से कह दिया जाए। ऐसा आशय उनका नहीं रहा है। वो एक सीमित परिप्रेक्ष्य में, एक सीमित संप्रदाय विशेष के अंतर्गत उसी को जगत मान करके उसके जगत गुरु वो हो गए। बहुत अच्छा है, उनको मानते रहिए। उनके प्रति अपनी आस्था के कारण उनको ईश्वर के रूप में भी पूजा जा सकता है, पूजते रहिए। आस्था और श्रद्धा पर तो कोई बात नहीं की जा सकती, लेकिन जहाँ ज्ञान की बात की जा रही है वहाँ ज्ञान मीमांसा का तो प्रमाण विचार हुआ करता है। जितने भी ज्ञान मीमांसाएं होती हैं वो प्रमाण विचार के साथ हुआ करती हैं। और प्रमाण प्रतिपन्न होने पर ही जगत गुरुत्व का विचार होना चाहिए। इसलिए जब तक सत्यापन नहीं होगा, सत्यापन एक तरफा नहीं हो सकता है। इसलिए यह मान कर के यदि हम भारतीय ज्ञान मीमांसा करते हैं कि सारे विश्व को ज्ञान हम दे रहे हैं,
देने वाले हैं दे देंगे, तब इस पर सवाल आता है कि ये प्राक कल्पना गलत हो जाती है, ये हाइपोथेसिस गलत हो जाती है, और क्योंकि ये सिद्ध नहीं है। और जब तक ये सिद्ध न हो जाए तब तक इस दृष्टि से ज्ञान विमर्श यदि किया जाएगा तो पूरी तरह से सार्थक नहीं हो पाएगा। एक विप्रतिपत्ति जितना विमर्श भारतीय ज्ञान मीमांसाओं को लेकर के हो रहा है उस पर यह भी आती है कि हमने इनके मूल स्रोतों पर कितना विचार किया है। किसी भी परंपरा, ज्ञान परंपरा पर जब हम विमर्श आरंभ करते हैं तो उसके मूल स्रोतों पर विचार हमको करना चाहिए। तो जो मूल ग्रंथ हैं, मूल ग्रंथ तो शास्त्र परंपराओं में हैं, उनका कितना विमर्श होता है, उनका अध्ययन करके, मूल स्रोतों का अध्ययन करके कितना विमर्श किया जाता है, यह प्रश्न बना रहता है। ये कुछ प्रश्न हैं, और जितना जो कुछ विचार विमर्श भारतीय ज्ञान मीमांसाओं को लेकर के किया जा रहा है उसमें निश्चित रूप से बहुत सारी अच्छी बातें हो रही हैं, लेकिन ये जो प्रश्न उठ रहे हैं इनके संदर्भ में भी विचार किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।